डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस फिजिक्स पोर्शन, जिसमें चैप्टर 9 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आज हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, अभी तक ये चैप्टर हो गया है, अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मासेस 100 ग्राम एंड 200 ग्राम आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन। कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, और दोनों का मास कितना है, एक का है 100 ग्राम और दूसरे का है 200 ग्राम, और वो क्या कर रहे हैं, दोनों सेम लाइन पे, एक सीधी लाइन पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, एंड डायरेक्शन विथ वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड एंड 1 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली। और दोनों का डायरेक्शन जो है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का वो तो एक का है 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरे का है 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। ठीक है, उनकी स्पीड है इतनी। दे कोलाइड एंड आफ्टर द कोलिजन, उसके बाद वो क्या हो जाता है, वो दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं जिसका मास 100 ग्राम और 200 ग्राम है, वो एक टाइम ऐसा आ जाता है कि दोनों कोलाइड हो जाता है, मतलब टकरा जाते हैं एक दूसरे से। ठीक है, एंड आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव्स एट वेलोसिटी ऑफ 1.67 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए, ये कोलाइड हुआ तो उन दोनों की वेलोसिटी वही नहीं रहेगी, वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो एक जो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 2 मीटर पर सेकंड से होके अब वो कम हो जाती है, वो हो जाती है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड। ठीक है, इतनी वेलोसिटी हो जाती है। ठीक है, तो डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट, तो हम लोग को दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट का, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का 100 ग्राम, सेकंड ऑब्जेक्ट का 200 ग्राम मास। ठीक है, फर्स्ट ये बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले वेलोसिटी 100 ग्राम वाले की 2 मीटर पर सेकंड थी और सेकंड वाले की थी 1 मीटर पर सेकंड। फिर आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इतनी हो गई 1.67 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब हम लोग को सेकंड का निकालना। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है। तो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 100 ग्राम। अब इसको हम लोग को किस में चेंज करना पड़ेगा, किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो 100 ग्राम को अगर 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये तीनों जीरो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 जीरो। अब ये 1/10 मतलब 0.1 kg हो जाएगा। अब सेकेंड ऑब्जेक्ट का करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास है m1, अब सेकेंड ऑब्जेक्ट का m2 ले लेते हैं। तो m2 कितना है, 200 ग्राम है। तो 200 ग्राम को फिर से 1000 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के बीच रिलेशन 1000 का होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 kg हो जाएगा। ठीक है, बिफोर कोलिजन। अब हम लोग पहले निकालेंगे इसका टोटल मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़े थे ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, तो हम लोग बिफोर कोलिजन निकालेंगे। हम लोग पढ़े थे बिफोर कोलिजन में m1 प्लस u1 प्लस m2 प्लस u2, ये सब पढ़े थे। ये इक्वल होता है m1 प्लस v1 प्लस m2 प्लस v2 के आफ्टर कोलिजन वाले के। तो पहले हम लोग निकालेंगे बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम निकालेंगे बिफोर कोलिजन। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और सेकंड ऑब्जेक्ट की 1 मीटर पर सेकंड। तो इन चारों की वैल्यू पुट कर देते हैं बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन में पुट कर देते हैं। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा, दोनों के मोमेंटम को प्लस कर देंगे। तो पहले वाले का मोमेंटम होगा मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m1 इंटू v1 u1 प्लस दूसरे की वेलोसिटी मोमेंटम m2 इंटू u2। ठीक है, m1 की वैल्यू यहाँ से रख दिए और u1 की वैल्यू यहाँ से रख दिए। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर m2 की वैल्यू यहाँ से रख दिए और u2 की वैल्यू यहाँ से रख दिए। ठीक है, तो मोमेंटम का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये 0.1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, और 0.2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 0.2। तो 0.2 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा, 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं इसी में। अब हम लोग देखेंगे ये क्या था, ये जो मोमेंटम आया 0.4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये है बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले इसकी टोटल मोमेंटम कितनी थी दोनों की।
ठीक है। अब आफ्टर कोलिजन देखेंगे, ठीक है। आफ्टर द कोलिजन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया था, पहले आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद कितना हो गया था, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो गई थी, 2 मीटर पर सेकंड से 1.67 मीटर पर सेकंड हो गया था। तो हम लोग लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट v1 इज इक्वल टू 1.67 मीटर पर सेकंड। और हम लोग को सेकंड वाले का फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट v2 फाइंड करना है, ठीक है। तो करते हैं। तो टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, अब हम लोग निकालेंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हम लोग को m1 पता है, m2 पता है, ठीक है। इसमें भी हम लोग दोनों का मोमेंटम निकालेंगे। अब मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, ये पहले वाले के लिए मोमेंटम है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंटम है। m1 कितना था, m1 कितना था 0.1, ठीक है। और v1 कितना है 1.67, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर प्लस का साइन है, प्लस लिख दिए। m2 कितना था 0.2 kg था, ठीक है। और हम लोग को v2 पता नहीं है, तो हम लोग v2 के प्लेस पे क्या रखेंगे, v2 ही रहेगा, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 0.167। इसमें एक डिजिट के पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट लगे ना, तो ये एक डिजिट और क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 0.167 प्लस 0.2 v2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि v2 की वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, इससे हम लोग निकालेंगे v2 की वैल्यू। टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पढ़े थे ना, कि टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन और टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन दोनों इक्वल होता है करके हम लोग पढ़े थे, ठीक है। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2, ये था इक्वल। तो m1 बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना आया था, ये आया था 0.4 kg मीटर पर सेकंड आया था, ठीक है। तो इसको यहाँ रख देते हैं बिफोर वाले में, ठीक है। और आफ्टर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में ये वाले को रख देंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो ये इसके साथ माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस तो इधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस हो जाएगा तो 0.2233 हो जाएगा। अब इसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर ये बचेगा, अब इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है 0.2 v2 के साथ, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हो जाएगा तो v2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके साथ डिवाइड करने के बाद 1.165। अब ये क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है, v है मतलब वेलोसिटी है, तो इसको क्या लिखना है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हम लोग को सेकंड वाले की वेलोसिटी पता चल गई, कितना आया है 1.65 मीटर पर सेकंड। ये यूनिट लिखना कभी नहीं भूलना है, ठीक है। ये मोमेंटम का है, ये मीटर का है। मोमेंटम का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। When a carpet is beaten with a stick, एक कारपेट है, ठीक है, उसको किससे बीट करते हैं, पीटते हैं स्टिक से, ठीक है। डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, तो फिर क्या होता है, हम लोग कोई भी कारपेट को ऐसे स्टिक से पीटते हैं, बीट करते हैं, तो क्या होता है, उसमें से डस्ट क्या होता है, बाहर आ जाती है, ठीक है। तो हम लोग को ये बताना है कि ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इनिशियली बोथ द कारपेट एंड डस्ट पार्टिकल्स आर एट रेस्ट, तो दोनों कारपेट जो है और डस्ट पार्टिकल्स जो है वो किस में है, अभी रेस्ट में है, ठीक है। व्हेन द कारपेट इज बीटन, जब हम लोग कारपेट को बीट करते हैं, पीटते हैं, तो क्या होता है, इट इज सडनली सेट इनटू मोशन। अब किसी कारपेट को हम लोग स्टिक से बीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सडनली क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। अभी वो रेस्ट में था, वो मोशन में आ जाएगा, ठीक है। तो मोशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो कारपेट जो है वो मोशन में आ जाएगा, लेकिन डस्ट जो पार्टिकल्स थे उसके साथ चिपका हुआ था, वो क्या हो जाता है, वो रेस्ट में ही रहता है। the dust particles tend to remain at rest, वो रेस्ट में ही रहता है। क्यों रेस्ट में रहता है, वो इनर्सिया की वजह से, इनर्सिया ऑफ रेस्ट की वजह से। हम लोगों ने तो किसको बीट किया था, कारपेट को, लेकिन डस्ट तो अपने रेस्ट में ही था और कारपेट किस में आ गया था, मोशन में। तो वो उससे क्या हो जाता है, जो डस्ट होता है वो अपने पोजीशन पे ही रहता है और कारपेट जो होता है वो मोशन में चले जाता है, तो वो डस्ट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है और नीचे गिर जाता है, ठीक है। ये क्लियर है, आगे देखते हैं। इफ एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द रिएक्शन, एक्सप्लेन हाउ अ हॉर्स कैन पुल अ कार्ट।
हम लोगों ने पढ़ा है न्यूटन्स के थर्ड लॉ में एक्शन क्या होता है, हमेशा रिएक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। तो फिर हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि जो जो होता है वो कार्ट को, बैलगाड़ी को, गाड़ी को कैसे पुल करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब पढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि वो कैसे हॉर्स होता है वो कार्ट को पुल करता है। There are opposing frictional forces between tires of cart and ground. आप लोगों को पता होता है कि जो भी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें मूव करती है वो फ्रिक्शन की वजह से मूव करती है। वो कहाँ लगती है, जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो वो टायर जो होती है वो ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन करती है, तभी तो वो क्या होती है, मूव करती है, ठीक है। तो इसमें भी कार्ट और ग्राउंड के बीच क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है, ठीक है। दस टू मेक द कार्ट मूव, तो वो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से क्या होता है, कार्ट मूव करता है। द हॉर्स बेंड्स फॉरवर्ड एंड पुशेस द ग्राउंड बैकवर्ड। हॉर्स क्या करती है कि वो फॉरवर्ड मूव करती है, तो वो किसको पुश करती है, बैकवर्ड किसको पुश करेगी, ग्राउंड को, अपने फीट से, पैरों से, ठीक है। किसको पुश करेगी, ग्राउंड को, कौन सी डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, ठीक है। बैकवर्ड किसी चीज़ को पुश करोगे तभी तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप लोग जाओगे, ठीक है। तो वैसे ही हॉर्स भी करता है, ग्राउंड को पुश करता है अपने फीट से, पैरों से, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और वो किस डायरेक्शन में अपने फीट को पुश करता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द बैकवर्ड पुश टू द हॉर्स इज ग्रेटर देन द अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्सेस बिटवीन टायर्स ऑफ कार्ट एंड ग्राउंड। अब क्या होता है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है बैकवर्ड पुश करने से, ठीक है, वो क्या होता है, हम लोग ज़्यादा, वो हॉर्स जो होती है वो ज़्यादा लगाती है फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्सेस होता है, जितना फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होता है, अपोज करता है ना, जो फ्रिक्शन उससे ज़्यादा होता है, वो जो हम लोग रिएक्शन फोर्स मिलता है ना, उससे ज़्यादा होता है हम लोग का वो जो बैकवर्ड पुश लगाते हैं वो, तभी तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वो टायर के बीच जो और ग्राउंड के बीच जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो उससे ज़्यादा होता है ये हमारा रिएक्शन फोर्स, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है, हॉर्स इज एबल टू अप्लाई एनफ फोर्स टू ओवरकम द इस, और उसको हॉर्स को ज़्यादा क्या करना पड़ता है, थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मूव करने के लिए, किसको मूव करने के लिए, कार्ट को मूव करने के लिए। किससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फ्रिक्शनल फोर्स से, जो कार्ट के टायर और ग्राउंड के बीच जो लगता है उससे ज़्यादा उनको उससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है, तभी वो कार्ट जो होता है वो फॉरवर्ड मूव करता है, ठीक है। और ये किससे ज़्यादा होता है, वो जो अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना कार्ट और ग्राउंड के बीच, उससे ज़्यादा हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है, हॉर्स को फोर्स लगाना पड़ता है, जिससे कार्ट क्या होती है, मूव करती है। किससे ज़्यादा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा, तभी वो क्या होती है, मूव करती है। थैंक यू।